11th February 2022, The Hindu editorial, Wrong Signal, गलत संकेत, High Court order accepting national security bogey to shut down channel is concerning. हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने को स्वीकार कर लिया है और चैनल को शट डाउन कर दिया है, ये बहुत चिंता का विषय है। The Kerala High Court judgment upholding the government's revoking the broadcasting permission given to Malayalam news channel Media One is plainly wrong. केरल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें कि उन्होंने सरकार ने जो ब्रॉडकास्टिंग की परमिशन जो दी गई थी मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन को, उसको रिवोक कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया है। ये जो डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, इसको केरला हाई कोर्ट के द्वारा अपहोल्ड किया जाना प्लेनली गलत है। अपहोल्ड किया जाना यानी उसको सही मान लेना। The Information and Broadcasting Ministry did not renew the channel's permission to uplink and downlink signals after the Union Home Ministry declined security clearance. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया वन चैनल के परमिशन को रिन्यू नहीं किया सिग्नल को अपलिंक और डाउनलिंक करने के लिए, यानी ये सैटेलाइट के उससे करते हैं लोग। और जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था सिक्योरिटी क्लियरेंस को देने से, द कंपनी एंड सम एम्प्लॉइज चैलेंज द एक्शन। कंपनी ने और कुछ एम्प्लॉइज ने इस एक्शन को चैलेंज किया, यानी हाई कोर्ट गए। द कोर्ट सीम्स टू हैव एंडोर्स्ड द गवर्नमेंट स्टैंड that it was a national security issue and therefore there was no need to observe the principles of natural justice. जो कोर्ट है ये प्रतीत होता है कि उन्होंने समर्थन किया है सरकार के इस स्टैंड का, या सरकार के ने जिस बात की तरफदारी की है उसका, कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू था और इस कारण से नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का अनुपालन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई डिसीजन लो तो पहले उसको बताओ और उसको सुनवाई का मौका दो कि इन तथ्यों पे या इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम आपके खिलाफ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दो, सुनवाई का मौका दो। और उसके बाद जब ऑर्डर पास करो तो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, उसमें सारे तथ्य और लॉजिक मेंशन होनी चाहिए। बिना किसी को मौका दिए हुए सरकार को उसके खिलाफ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के, यानी कि नेचुरल जो न्याय है उसके सिद्धांत, जो नेचुरल मतलब जो हम चूँकि मानव हैं तो मानवों के लिए जो न्याय के सिद्धांत जो होते हैं, यूनिवर्सल सिद्धांत, वो लागू नहीं होंगे। द गवर्नमेंट क्लेम्ड देयर वर सफिशिएंट रीजंस इवन दो दे वर नॉट डिस्क्लोज्ड। सरकार ने यह दावा किया कि पर्याप्त कारण थे सिक्योरिटी क्लियरेंस को मना करने के लिए, हालांकि उनका खुलासा नहीं किया गया था। It is unfortunate that the court chose to accept the submission of documents in a sealed cover and agree with the authorities that there were intelligence inputs that warranted the denial of security clearance without the petitioners being shown the contents. ये बदकिस्मती की बात है कि कोर्ट ने इस बात का चयन किया कि वो डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन सरकार के द्वारा किया गया था कोर्ट के समक्ष, वो सील्ड कवर में किया गया था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने इस बात को मान लिया
कि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे जो कि ये जस्टिफाई करते थे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को मना कर दिया जाए, और इस बिना किस पेटिशनर्स को वो कंटेंट्स दिखाए हुए भी कोर्ट ने ये बात स्वीकार कर ली, जबकि वो डॉक्यूमेंट सील कवर में पेश किए गए थे कोर्ट के सामने। यानी सील्ड कवर में पेश करने का मतलब ये हुआ कि कवर सील्ड था, तो कोर्ट ने भी नहीं देखा खोल के उनको, और इसके साथ साथ जो अपोजिट पार्टी थी उनको भी नहीं दिखाया गया, और बिना दिखाए ये मान लिया गया कि इंटेलिजेंस इनपुट आए थे, जिसकी वजह से ये सही था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए। The court's decision goes against emerging jurisprudence that any restriction on fundamental rights must not only be reasonable, as permitted in the Constitution, but also withstand the test of proportionality. जो कोर्ट का निर्णय है वो जो जो उभर के आ रहा है जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जिस तरह से लॉ को का मीनिंग समझा जाता है, उस तरीके में जो उभर के अब जो नया तरीका आ रहा है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अगर फंडामेंटल राइट्स को, मूलभूत अधिकारों को अगर रोका जाता है या उसमें अड़चन लगाई जाती है, तो वो अड़चन न केवल रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि रीजन के आधार पे तौलने पे वो सच साबित होनी चाहिए, यानी तथ्यों का जो कंक्लूजन है उसके साथ एक रीजनेबल लिंक होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, एक लॉजिक होनी चाहिए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट किया है। मतलब न केवल ये रीजनेबल होना चाहिए बल्कि एक टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसके सामने भी वो पूरा उतरना चाहिए, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो न केवल रीजनेबल हो, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है न केवल रीजनेबल हो, वो प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, वो वो तथ्यों और लॉजिक के प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में होना चाहिए। इन दिस केस, broadcasting involves the interconnected rights concerning media freedom, freedom to disseminate information, and freedom to consume information. इस केस में जो ब्रॉडकास्टिंग का काम होता है उसमें शामिल होता है, उससे कई इंटरकनेक्टेड राइट शामिल होते हैं जो कि मीडिया फ्रीडम से संबंध रखते हैं, या इस इंफॉर्मेशन को बांटने से, फैलाने से संबंध रखते हैं, उसकी फ्रीडम से संबंध रखते हैं, या फिर इस फ्रीडम से संबंध रखते हैं कि इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने की फ्रीडम से संबंध रखते हैं। यानी इस हर तरह की फ्रीडम इसमें शामिल है ब्रॉडकास्टिंग में। ऑल दीज फॉल इन द फ्रेमवर्क ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये सारी फ्रीडम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की फ्रीडम के अंतर्गत आती हैं, के ढांचे के अंतर्गत आती हैं, जो कि संविधान ने प्रदान किया हुआ है सबको, हर प्रत्येक नागरिक को। The court seems to have accepted the restriction without examining its reasonableness in any way. कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, उसको स्वीकार कर लिया, एक रीजनेबलनेस उसकी बिना एग्जामिन करे किसी भी तरह से कि भाई ये रीजनेबल था कि नहीं था। It has negated not only the channel's right to broadcast but also its viewers' right to know. इसके द्वारा कोर्ट ने न केवल चैनल का अधिकार, ब्रॉडकास्ट करने का जो अधिकार है उसको मना किया है, बल्कि उन्होंने जो देखने वाले दर्शक हैं उनका जानने का अधिकार भी रोका है, उसको भी मना किया है। It is astounding that the court dismissed the precedent set in the recent case that national security cannot be used as a pretext to avoid any judicial examination of restrictions imposed by the state. ये बात बहुत चकित कर देने वाली है कि कोर्ट ने अभी जो प्रेसिडेंट स्थापित हुआ था, यानी कि इसके पहले जो एक मार्गदर्शन जिससे लिया जा सकता था, एक ऐसा एक घटना घट चुकी है जिससे एक कोर्ट में एक केस आ चुका है जिसका डिसीजन किया गया था, उसको भी इन्होंने डिसमिस कर दिया, क्योंकि एक रीसेंट केस में प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बहाना नहीं लिया जा, उसका बहाना लेके
ये अवॉइड नहीं किया जा सकता कि कोर्ट उन रिस्ट्रिक्शन जो भी स्टेट इम्पोज कर रहा है उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन कर ले. Raising the specter of national security did not give a free pass to the government, the court had noted in the case involving allegations of the use of Pegasus, a spyware, against citizens. एक केस में जिसमें कि इल्ज़ाम ये लगे थे कि पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर यानी स्पाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है नागरिकों के खिलाफ. इनफैक्ट पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल नागरिकों पर स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इल्ज़ाम लगा था. तो कोर्ट ने उस केस में ये नोट किया था कि सरकार को कोई फ्री पास नहीं मिलता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी की तलवार को ऊपर उठा दे या उसके दृश्य को ऊपर उठा के ये कहे कि हम फंडामेंटल राइट्स को रोक सकते हैं. By claiming that it was in a case that involved the right to privacy and not germane to the Media One case, the judge seems to have erred. ये दावा करके कि वो जो बात कही गई थी वो ऐसे केस में की गई थी जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी शामिल था और मीडिया वन केस में वो रेलेवेंट नहीं है, जर्मेन नहीं है, नहीं उसके लिए वो संगत नहीं है उसके, ऐसा दावा करके जज ने ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गलती कर दी है. The need for circumspection against the bogey of national security being raised to deny or curtail fundamental rights is a general principle and not confined to a particular right. तो जो जज ने कहा कि जब कोर्ट ने ये कहा था कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बहाना नहीं लिया जा सकता है, तो तब कोर्ट ने ऐसे केस में कहा था जहां पर राइट टू प्राइवेसी का सवाल उठता था. लेकिन इस केस में यहाँ राइट टू प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं उठ रहा है और किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है. ऐसा कह के उन्होंने गलती की है क्योंकि कि जो ज़रूरत है हमको कि हम नेशनल सिक्योरिटी के बहाने को रोकें, कि भाई इस तरह का बहाना नहीं उठाया जाए किसी के फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करने के लिए या रोकने, कर्टेल या कम करने के लिए. ये जो ऐसे बहाने को रोकना जो है एक सामान्य सिद्धांत है. ये केवल राइट टू प्राइवेसी वाले केस में नहीं लगता है और ये कोई एक पर्टिकुलर राइट के लिए नहीं है, यानी राइट टू प्राइवेसी के लिए नहीं है. Further, it is plainly unacceptable that the much derided form of sealed cover justice is being used as an aid to adjudication. और इसके अलावा इसके आगे ये बिल्कुल साफ तौर से अस्वीकार करने योग्य है, यानी कि स्वीकार करने योग्य बिल्कुल नहीं है कि जो सील्ड कवर जस्टिस होता है, जिसका कि जिस रूप को जस्टिस के जिस रूप को बहुत ही बुरा कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जस्टिस के मदद के लिए. Even though courts recognize that the scope for judicial review in matters of national security is limited, any claim that a particular action was based on that ground ought to be substantiated by the government, even if it is reluctant to disclose all the details. भले ही कोर्ट्स इस बात को पहचानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो दायरा है नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में वो सीमित है, फिर भी यदि कोई दावा किया जाता है कि अगर एक खास एक्शन जो है वो उसी ग्राउंड पर आधारित था कि नहीं था, कि नेशनल सिक्योरिटी वाकई थी कि नहीं थी, तो जब भी ऐसा दावा सरकार करती है तो सरकार को ऐसे दावे को सब्सटैंशिएट करना चाहिए, यानी कि उसका प्रूफ देना चाहिए कि भले ही उसके डिटेल्स वो डिस्क्लोज करने के लिए रिलक्टेंट हो, उसके डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए वो ना डिस्क्लोज करना चाहे, और
वो रुक रही हो उसको डिटेल्स को डिस्क्लोज करने से, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं और कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी रह सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को इस दावे को सब्सटैंशिएट करना चाहिए, कोई और प्रूफ देना चाहिए जिससे उनका ये दावा सब्सटैंशिएट हो जाए कि ये वाकई एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। If this practice of using confidential intelligence claims to revoke the permission given to a channel to operate is encouraged, freedom of the media will be in great peril. अगर ये जो प्रैक्टिस है जिसमें कि कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस या कॉन्फिडेंशियल सूचना के दावों को इस्तेमाल किया जा रहा है परमिशन को मना करने के लिए जो दी गई थी किसी चैनल को, अगर ये ऑपरेट करने के लिए, तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस को एनकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, तो मीडिया की जो फ्रीडम है वो बहुत खतरे में पड़ जाएगी। सेकेंड एडिटोरियल 11 फरवरी 2022। फ्रोजन बाय अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से रुक जाना, फ्रीज हो जाना, फ्रीज कर दिया जाना। RBI has forsaken its mandate of ensuring price stability to give an impetus to the economy. RBI के पास जो मैंडेट है या जो उसके पास अधिकार दिया गया है कि उसको प्राइस के स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहिए, उसको करने से उसने फॉरसेक कर दिया, यानी कि छोड़ दिया है ऐसा करना, जिससे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक पुश दिया जा सके, एक जोश दिया जा सके, एक इम्पीटस दिया जा सके। The Monetary Policy Committee's decision to leave interest rates unchanged and retain its accommodative policy stance, albeit with one member dissenting over the stance, shows a central bank frozen into inaction by the nation or unquantifiable uncertainty surrounding the pandemic hit economy. मॉनेटरी पॉलिसी ने जो निर्णय लिया है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को, ब्याज की दरों को बिना बदले छोड़ देगा और अपना जो उनका जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड था, यानी सबको साथ में लेके चलने का, अकोमोडेट करने का जो पॉलिसी का जो रवैया था उसको ही बरकरार रखेगा, भले ही इनमें से एक मेंबर ने उस स्टैंड से डिसेंट किया, यानी कि विपरीत व्यू दिया। फिर भी ये जो निर्णय है ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक जो है इनएक्शन में फ्रीज हो गया है, एक उस ऐसी अनिश्चितता के द्वारा जिसको आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। ये ऐसी अनिश्चितता है जो कि जैसे नाइट होते हैं वेस्टर्न नॉवेल्स में, जो कि हमेशा अनिश्चित रहते हैं कि करना क्या चाहिए। तो इस टाइप की अनिश्चितता जो है जो कि क्वांटिफेबल अनिश्चितता नहीं है और अनक्वांटिफेबल अनिश्चितता से वो इनएक्शन में आ गए हैं। और ऐसी अनिश्चितता जो कि महामारी से जो जूझ रही है इकोनॉमी है उसके द्वारा, जिसके मार उसको लगी है, उसके चारों तरफ की अनिश्चितता की बात यहाँ पे हो रही है। In sticking with the status quo, the RBI's policymakers have underscored that they find themselves trapped in a no man's land. स्टेटस को में स्टिक करते हुए, यानी जो पहले चल रहा था उसी को बरकरार करने में रुके हुए आरबीआई के जो नीति बनाने वाले हैं उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया है कि वो अपने आप को एक नो मैन्स लैंड में एक पकड़ा हुआ पाते हैं, यानी जहाँ कोई नहीं है वहाँ वो फंस गए हैं। On the one hand, both the global and domestic economy have suffered a loss of momentum in the wake of the Omicron wave, and prognosticating prospects for the recovery has become even more risky in the face of uncertainty shrouding the pandemic. एक तरफ तो ग्लोबल यानी विश्व के और डोमेस्टिक यानी घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसने एक मोमेंटम का लॉस सफ़र किया है ओमिक्रॉन वेव के वेग में, यानी ओमिक्रॉन वेव के आने के बाद। और दूसरी ओर ये पहले से पता जिस प्रोग्नोस्टिकेट करना, यानी कि जो रिकवरी के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं उसके बारे में कुछ भी कहना, वो और भी खतरे से खाली नहीं हो गया है, यानी और भी खतरे वाली बात हो गई है, क्योंकि ऐसी अनिश्चितता है जो कि पैंडेमिक को
शाउट करे हुए, छुपाए हुए है, या ढके हुए रादर. In India, private consumption, which is the mainstay of domestic demand, shows little signs of regaining traction. भारत में प्राइवेट कंजम्पशन बहुत कम सिग्नल दिखा रही है कि वो फिर से स्पीड पकड़ेगी, जो कि डोमेस्टिक डिमांड का मुख्य आधार है, मुख्य स्टे है, मुख्य सपोर्ट है. Add to the mix the persistent increase in international commodity prices, a surge in volatility in international financial markets, and global supply bottlenecks, and the risks to the outlook are further heightened. और इसमें अगर आप जोड़ दीजिए लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट्स में जो उथल पुथल उतार चढ़ाव में जो तेज़ी आ गई है, उछाल आ गया है, और जो विश्व में सप्लाई के बॉटलनेक्स आ गए हैं, जो सप्लाई की रुक रही है, और जो तो अगर ऐसा हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे आउटलुक के जो रिस्क हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कैसे हम फ्यूचर को देख रहे हैं. The most telling manifestation of the RBI's prognosis for growth is its forecast for GDP expansion in 22-23, a markedly lower 7 to 8.8% when compared with 8 to 8.5% projection made in the economic survey. सबसे ज़्यादा जो कहानी कहने वाला आरबीआई ने जो प्रोग्नोसिस किया है ग्रोथ के लिए, जो आरबीआई ने ग्रोथ के बारे में कहा है कि इतनी ग्रोथ हो सकती है, उसका जो प्रकटीकरण है, सबसे कहानी कहने वाला जो प्रकटीकरण है, वो है जो जीडीपी का एक्सपेंशन का जो फोरकास्ट उन्होंने दिया है 22-23 के लिए, जो कि काफ़ी कम है 7.8% पे. जब हम उसको कंपेयर करते हैं, जब उसका मिलान करते हैं 8 to 8.5 के प्रोजेक्शन से, जो कि सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है. With the contact intensive components of the services sector and private investment also becalmed, the central bank, in fact, expects growth in the next fiscal to sharply tail off over the course of the year, slowing from 7.2% expansion in Q1 to 4.5% in Q4. जैसे कि कॉन्टैक्ट की तीव्रता वाले जो कंपोनेंट्स हैं सर्विस सेक्टर में, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट निवेश जो है, यानी जो इंडिविजुअल लोग निवेश करते हैं, वो ठंडा पड़ गया है. और जो सेंट्रल बैंक है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ग्रोथ अगले फिस्कल में, यानी अगले फिस्कल ईयर में शार्पली टेल ऑफ हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी पूरे साल भर के दौरान. और 17.2% के एक्सपेंशन से जो Q1 में हुआ था, वो केवल 4.5% की ग्रोथ रह जाएगी Q4 में. Nor is there any respite on the price stability front. The RBI's brave attempts at downplaying the risks notwithstanding. और भले ही आरबीआई बहुत बहादुरी से कोशिश कर रहा है कि वो जो भी खतरे हैं उसको डाउन प्ले करे, उसके बावजूद प्राइस की स्टेबिलिटी फ्रंट पर कोई भी राहत नहीं हो रही है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज सीन पीकिंग इन द करंट fourth fiscal quarter and averaging 5.7% after moving close to the upper tolerance threshold of 6% in January, according to RBI Governor Shaktikant Das. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होती है, वो जो चालू फोर्थ फिस्कल क्वार्टर में पीक कर रही है, यानी सबसे ऊपर पे है, और उसकी औसत 5.7% है, जबकि वो ऊपर के जो टॉलरेंस की लिमिट थी 6% की, उसके काफ़ी प्लस आ गई है, जो कि आरबीआई ने अपने लिए फिक्स कर रखी है, हम 6% से ऊपर इन्फ्लेशन को जाने नहीं देंगे. And disconcertingly, even as Mr. Das acknowledges that the hardening of global crude oil prices pose a major upside risk to the outlook for price gains, monetary authorities appear to have plumbed for backing their own optimistic assumptions. और ये बात डिसकंसर्ट करती है, फोकस हटाती है, घबरा देती है कि भले ही मिस्टर दास ने ये स्वीकार किया है कि ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, उनकी जो हार्डनिंग हो रही है, यानी बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ऊपर का रिस्क सामने रख रहे हैं प्राइस गेन्स के आउटलुक के ऊपर. लेकिन मॉनेटरी अथॉरिटी ऐसा प्रतीत होता है
वो कमज़ोर पड़ गई हैं। उन्होंने ऐसा फ़ैसला ले लिया है कि वो अ, उनको नीचे ही गिराएगा, क्योंकि उन्होंने अपने ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक जो उनके अज़म्पशन्स थे, उनका सपोर्ट ले लिया है। And expected softening in vegetable prices on account of winter arrivals and the improving prospects of food grain production have prompted them to posit that the improving inflation outlook gives them comfort to continue to keep policy growth supportive. एक जो अपेक्षा अपेक्षा थी ही जिसकी कि वेजिटेबल प्राइसेस जो है थोड़े से सॉफन होंगे, थोड़े मुलायम हो जाएंगे, चूँकि विंटर में वेजिटेबल का अराइवल हो गया है, आ गए हैं। और साथ-साथ जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसके भी प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं। उस वजह से इन इन कारणों ने प्रॉम्प्ट किया है आरबीआई के लोगों को कि अ वो ये इस बात सामने रखें कि जो हमारा इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो इम्प्रूव कर रहा है, और इसकी वजह से ये उनको कम्फर्ट देता है कि वो अपने जो पॉलिसी है उनकी ग्रोथ सपोर्टिव रखें। मतलब ऐसा कुछ ना करें कि ग्रोथ को सपोर्ट ना मिले, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करते हैं तो अ, हो सकता है कि सिस्टम में, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाते हैं तो लिक्विडिटी सिस्टम में कम हो जाएगी, और उससे फिर ग्रोथ में कमी आ सकती है। With the MPC's forecast for inflation to average 4.5% over 22-23 predicated on another significant uncertainty, a normal monsoon, the RBI's rate setting panel has risked forsaking its primary mandate of ensuring price stability at the altar of imparting a monetary impetus to the economy. एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी जो ये समिति है मॉनेटरी नीति की, मुद्रा नीति की समिति है, उनका उन्होंने जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया है कि वो औसत 4.5% होगा 2022-23 के दौरान। और ये जो फोरकास्ट है ये अपने आधार के लिए इस्तेमाल कर रहा है एक बहुत ही ऐसी अनसर्टनिटी को, एक अनिश्चितता को, एक जो कि बहुत महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, यानी कि नॉर्मल मानसून का आना। यानी वो मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल मानसून आएगा, तो इसके बेसिस पे वो कह रहे हैं, उसके आधार पे कह रहे हैं इन्फ्लेशन हमारा केवल 4.5% रहेगा एवरेज। लेकिन आरबीआई का जो रेट सेटिंग पैनल है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रेट को सेट करता है, यानी इंटरेस्ट रेट को जो सेट करता है, उसने ये खतरा उठाया है कि वो उनका जो मुख्य उनकी मैंडेट की तरह से तो पावर है, ड्यूटी है उनकी कि वो प्राइस के स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। इसको उन्होंने ये खतरा उठाया कि इसको फोरसेक कर दें, यानी ये ड्यूटी पूरी ना करें अपनी, यानी इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी चेंज ना करें। और ये उस बलिवेदी पर इन्होंने इसको रखा है कि मॉनेटरी इम्पीटस जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, यानी मॉनेटरी जोर दे रहे हैं इकोनॉमी की, हम लिक्विडिटी को सिस्टम से हटाना नहीं चाहते हैं। At a time when inflation is a multi-decadal high in a number of countries, prompting several major central banks, including the Federal Reserve in the US, to start normalizing policy, there is a real danger of the RBI falling behind the curve. एक ऐसे समय में जब इन्फ्लेशन कई डेकेड्स के हाई पे है कई देशों में, और वो कई मेजर सेंट्रल बैंक्स को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि जिसमें कि फेडरल रिजर्व जो यूएस का है वो भी शामिल है, कि वो अपनी पॉलिसी को नॉर्मलाइज करना शुरू करें। तो ऐसे में एक रियल खतरा है आरबीआई के लिए कि वो कर्व के पीछे ना रह जाए, कि क्योंकि आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पर अपनी पॉलिसी को नॉर्मलाइज नहीं करेगा, और वो जो भी इंटरेस्ट रेट है इस वक्त उसको चेंज नहीं करेगा, और इस तरह से वो मार्केट में जो लिक्विडिटी प्रदान होती है उस लिक्विडिटी को सिस्टम से ख़त्म नहीं करेगा। और इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया,
जबकि इन्फ्लेशन हमारा 5.7% पे एवरेज कर रहा है और 6% के बहुत पास आ रहा है। अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन के आसपास ले जाने के लिए, और इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाता है तो लोग ज़्यादा मात्रा में लोन ले सकते हैं और दैट वे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। और अगर वो इंटरेस्ट रेट को गिराता है, लोन नहीं ले पाएंगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो, और उससे लिक्विडिटी के गिरने का डर है। तो आरबीआई जो है इस रिस्क को नहीं उठाना चाहता कि वो लिक्विडिटी सिस्टम से हटा ले, और चूँकि उनको लगता है कि जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ में कमी आ सकती है। तो इस वजह से आरबीआई ने ये निर्णय लिया है कि अभी वो इंटरेस्ट रेट को फ्रीज करके रखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में लोग, पूरे सारे देश तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को, कि भारत ही जो है कहीं पीछे ना रह जाए।